आर्य आक्रमण सिद्धांत के अनुसार करीब 1500 ईसा पूर्व में यूरोप के किसी इलाके से निकले हुए आर्य आक्रमणकारियों ने भारत के पश्चिमी इलाके पर हमला किया। भारतीय मूलनिवासी इन आक्रमणकारियों से कमजोर और पिछड़े लोग थे, इसलिए वे आसानी से हार गए। आर्यों ने उनके इलाकों को जीत लिया और फिर वहीं बस गए। इस प्रकार हारे हुए भारतीय दक्षिण भारत के इलाके तक सीमित हो गए। यह आर्य आक्रमण सिद्धांत भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के उस अतीत को टटोलता है जिस पर आज के भारत का वर्तमान और भविष्य टिका है। यह सिद्धांत कहता है, इस देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक विदेशी संस्कृति है, जबकि इस सिद्धांत का विरोध करने वाले कहते हैं कि सनातन सभ्यता सनातन संस्कृति को भारत से भिन्न नहीं माना जा सकता। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश भिन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना सनातन के भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर 3 सदियों पहले ऐसा क्या हुआ जिससे विद्वानों को हजारों साल पुराने अतीत में खो चुके इस आर्य आक्रमण के बारे में पता चल गया। दरअसल 18वीं सदी में कुछ यूरोपीय विद्वानों ने पाया कि संस्कृत, हिंदी, मराठी जैसी कई भारतीय भाषाएं काफी हद तक इंग्लिश, रशियन, जर्मन जैसी यूरोपियन भाषाओं से मेल खाती हैं। जैसे हिंदी में हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, हिंदी में यह जो नाम शब्द है डच में भी उसे नाम ही कहते हैं, अंग्रेजी में नेम कहते हैं। अन्य अनेक यूरोपीय भाषाओं में इसके लिए मिलते जुलते शब्द इस्तेमाल होते हैं। और केवल यही नहीं, इन भाषाओं में और भी अनेकों ऐसे शब्द हैं जो आपस में काफी मिलते जुलते हैं। तो उस समय जब विद्वानों ने यह आपसी समानताएं इन भाषाओं में देखी और फिर इसके ऊपर जब अध्ययन किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह सभी भाषाएं किसी एक मूल भाषा से बनी होंगी। अतीत की उस अज्ञात भाषा को प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा का नाम दिया और उससे बनी भाषाओं के इस परिवार को नाम दिया गया इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। माना गया कि वो मूल भाषा किसी एक निश्चित स्थान में किसी निश्चित इलाके में बोली जाती होगी और उस इलाके से निकलकर जब लोग बाहर के इन इलाकों में बसे होंगे तब उनकी भाषाओं में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया होगा और इतना बड़ा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार बन गया होगा। विद्वानों ने उस मूल अज्ञात स्थान को नाम दिया प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड। इसके बाद भाषाविदों ने कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की स्टडी से शुरुआती निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत शायद वह भाषा है जो इन सभी भाषाओं का प्राचीन रूप दिखाती है। इससे अनुमान लगाए गए कि संभवतः संस्कृत ही वह मूल भाषा हो या फिर उस मूल भाषा के सबसे करीबी भाषा हो। तो वो जो अज्ञात मूल स्थान जो प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड है वो या तो संस्कृत भाषी इलाके में रहा होगा या फिर इसके आसपास के किसी इलाके में रहा होगा, अर्थात भारत में ही कहीं रहा होगा। तो भारत को उद्गम का मूल स्थान मानते हुए उस समय कई जर्मन व यूरोपियन विद्वानों ने इस पर किताबें भी लिखी। लेकिन अचानक मूल भाषा और मूल स्थान की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। 1816 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस व्हाइट एलिस ने दक्षिण भारतीय भाषाओं की संस्कृत भाषा से भिन्नता दर्शाते हुए इन्हें एक अलग भाषा परिवार की भाषाएं सिद्ध किया, जिसे नाम दिया गया द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद से विद्वानों ने यह सोचना शुरू किया कि संभवतः संस्कृत भी वह मूल भाषा ना हो और द्रविड़ भाषाएं भारत की मूल भाषाएं रही हों, वह संस्कृत किसी बाहर के इलाके से भारत में आई हो। और कुछ समय बाद जब यह स्पष्ट होने लगा कि संस्कृत भी वह मूल भाषा नहीं है, उसके बाद में बनी कोई भाषा है, जैसे आज की हिंदी, मराठी आदि भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं, उसी प्रकार संस्कृत भी किसी प्राचीन भाषा से उपजी है। हालांकि अधिकतर भारतीय संस्कृत को ही वह मूल भाषा मानना चाहते हैं, जिससे इन सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं का उद्गम हुआ। हालांकि भाषा विज्ञान के आधार पर ऐसा दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जो संस्कृत चलन में है वह क्लासिकल संस्कृत है, जिसे स्टैंडर्डाइज्ड व फिक्स किया था पाणिनि ने, जबकि वेदों की जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से काफी भिन्नता रखती थी। इस भिन्नता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आज कोई आपसे पूछे कि रात के लिए आप संस्कृत में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे रात्रि, लेकिन वैदिक संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में यह शब्द इसके अंतिम भागों में तो देखने को मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के पुराने हिस्सों में रात के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है नक्त, जो कि जर्मन के निक्त, लैटिन के नॉक्टस और इंग्लिश के नाइट से समानता रखता है। वेदों में पानी के लिए आज की संस्कृत जैसे जल, नीर आदि शब्द नहीं है, वहां आप्त शब्द है जो कि पानी के पर्शियन शब्द आब से समानता रखता है। अब लोग कहेंगे कि मान लिया कि आज की संस्कृत बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत तो प्राचीन थी, तो वैदिक संस्कृत वह मूल भाषा क्यों नहीं हो सकती? देखिए, यह ऐसा है जैसे कि मैं अपने दादा के दादा को तो जानता हूं, लेकिन उससे पहले के नामों को नहीं जानता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कहूं कि जिस अंतिम प्राचीन पूर्वज के बारे में मैं जानता हूं उससे पहले कोई पूर्वज नहीं था। वे अंतिम प्राचीन पूर्वज ही हजारों साल पहले से जिंदा रहे थे।
ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आज की हिंदी क्लासिकल संस्कृत से व क्लासिकल संस्कृत वैदिक संस्कृत से बनी है और हमें अभी बस वैदिक संस्कृत तक का ही पता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वैदिक संस्कृत हजारों सालों से वैसी ही थी। पूरी संभावना है कि जैसे अभी कुछ हजार सालों में वैदिक संस्कृत क्लासिकल संस्कृत में तब्दील हुई, वैसे ही वैदिक संस्कृत भी किसी अन्य भाषा की तब्दीली से बनी होगी। उसी मूल भाषा को प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहा गया। आप चाहें तो उसे प्राचीनतम संस्कृत कह लें, कहें कुछ भी, पर सत्य तो यही है कि चाहे वैदिक संस्कृत हो या कोई अन्य भाषा, कोई भी वह मूल भाषा नहीं है जिसे सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी कहा जा सके। तो जब यह माना जाने लगा कि संस्कृत भी वह मूल भाषा नहीं है और संस्कृत भी बाहर से भारत में आई है, तो फिर यह भी अपने आप माना जाने लगा कि वह मूल स्थान भारत के बाहर रहा होगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इलाकों को प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड बताया। दक्षिण रशिया, बैक्ट्रिया, जर्मनी, एनाटोलिया जो आज का टर्की है, पूर्वी यूरोप और यूरेशिया के स्टेपे तक को वह मूल इलाका बताया जाता रहा है। इलाका जो भी रहा हो, लेकिन भारत से बाहर का ही माना गया, यानी कि संस्कृत भाषा, ऋग्वेद, वैदिक संस्कृति व वैदिक लोग बाहर से भारत में आए थे। अब बाहर से आए थे तो कैसे आए होंगे, अब इस बात का अनुमान लगाना था। तो सबसे ज्यादा आसान अनुमान उन्हें यही लगा कि उस समय लोग अधिकतर हमलावर हुआ करते थे, तो माना गया कि आर्य जो बाहर से आए वो आक्रमण करके ही आए होंगे, यानी कि भारत में कभी विदेशी आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। तो इस प्रकार जो भाषाई समानता थी उसके आधार पर जो शुरू हुआ वो सब अंत में आर्य आक्रमण सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया और इस तरह से आर्य आक्रमण सिद्धांत अपने वजूद में आया। अब हम यह बात करते हैं कि आखिर आर्य भारत में कब आए होंगे, इसका अंदाजा कैसे लगाया गया और कितना पुराना इसे माना जाता है। देखिए, सभी भाषाविदों का स्पष्ट मत है कि कम से कम 3500 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 5500 साल पहले तक सभी प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग एक साथ अपनी मातृभूमि में रहते थे, जहां भी वह जगह रही हो। अब इस कालक्रम का आधार भी समझ लीजिए। दरअसल 4000 ईसा पूर्व के बाद कुछ प्रमुख तकनीकी विकास हुए, जिसमें सबसे प्रमुख है 3500 ईसा पूर्व के लगभग पहियों वाली गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू होना। जैसे रथ हुआ, बैलगाड़ी हुई। तो सभी इंडो यूरोपियन शाखाओं में पहिए वाले वाहनों के लिए कॉमन वर्ड मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि जब इन वाहनों का आविष्कार हुआ और फिर इनका इस्तेमाल भी शुरू हो गया, तब तक इन सभी शाखाओं के लोग साथ में रहते थे। अगर तब तक ये अलग हो गए होते तो पहिए वाले वाहनों के लिए इनकी भाषाओं में भिन्न भिन्न शब्द होते। तो पहिए वाले वाहनों का जो इस्तेमाल है वह 3500 से 3000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो चुका होगा, यानी कि सभी प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग इस समय तक तो साथ रहे होंगे और इस समय के बाद में वे अपने मूल स्थान से निकलकर अलग अलग इलाकों में बसने लगे होंगे। तो इस मूल स्थान से निकली जो शाखा भारत तक आर्यों के रूप में पहुंची, वो उस मूल स्थान से कब निकली होगी? इसके लिए आर्य आक्रमण सिद्धांत में माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व के लगभग इंडो यूरोपियन लोगों का एक समूह अपने मूल स्थान से निकलकर मध्य एशिया में आकर बस गया। इन्हें इंडो ईरानियन कहा जाता है। कुछ सदियों बाद इनमें से एक समूह भारत की ओर विस्तार करने लगा, जिसे इंडो आर्यन नाम दिया गया। यही वे आर्य थे जो 1500 ईसा पूर्व में भारत में दाखिल हुए और यहीं बस गए, और यहाँ आते ही इन लोगों ने ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी थी। अब हम अपने आने वाली वीडियो में यह बात करेंगे कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को पुख्ता करने वाले कौन कौन से तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं, और उसके बाद हम यह भी चर्चा करेंगे क्या वे तथ्य वाकई में उतने पुख्ता हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को साबित कर सकें, और क्या ये जो भाषाई आधारों की हमने चर्चा की जिनके आधार पर आर्य आक्रमण सिद्धांत गढ़ा गया, क्या यह भी उतने पुख्ता हैं कि इनके आधार पर आर्य आक्रमण होने की कल्पना की जा सके? कहीं इनके अंदर कोई खोखलापन तो नहीं है, कहीं कोई दूसरा पहलू तो नहीं है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जिसे देखने पर पूरी तस्वीर उल्टी साबित होती हो? लेकिन इन सभी चर्चाओं को करने से पहले जरूरी है कि हम ऋग्वेद के बारे में जानें, क्योंकि अभी हमने जो बात की कि आर्यों ने भारत में आते ही ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी थी, तो ऋग्वेद जो है वो आर्य आक्रमण सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते ही अपना कोई ग्रंथ लिखेंगे तो उसमें उनके आक्रमण के कई सारे प्रमाण मौजूद होने चाहिए। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।